नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं आपके एक्सरसाइज 7.4 पे और ये एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन के बारे में है। जैसा कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में परमुटेशन सीखा था बेटा, यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन के बारे में जानोगे और ये भी हम सीखेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस कैसे होता है, हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम के अंदर कि परमुटेशन कब यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। उन कॉन्सेप्ट के बेस पे ना केवल आप एनसीईआरटी कवर कर लोगे, बल्कि जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन होंगे आपके स्कूल में जो आए होंगे, आप उन्हें भी देखना इजीली कवर कर लोगे। बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ना केवल 11th के लिए बट 12th के बाद आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं और उन कॉन्सेप्ट के बेस पर आप उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग और बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन अपने एक्सरसाइज 7.4 के साथ। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.4 का कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज कि कॉम्बिनेशन होता क्या है और हमें कब पता लगेगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ही लगाना है। तो लिखिए बेटा रूल नंबर 1, जिसे आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट नंबर 1 या फिर रूल नंबर 1, कॉम्बिनेशन लगाते कब है। कॉम्बिनेशंस। एक बात बताइए, ये कॉम्बिनेशन वर्ड हमारे लिए नया तो है नहीं, कॉम्बिनेशन वर्ड तो हम इंग्लिश में भी जानते हैं। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब है बहुत सारी चीजें कंबाइन होना, इकट्ठा होना। तो इसी शब्द से इसका आंसर मिल जाता है। जो बहुत सारे केसेस एक साथ आ जाते हैं तो वहां कॉम्बिनेशन यूज होता है बेटा। मोर देन वन केसेस, जब एक से ज्यादा केस। अभी सर केस क्या है, तो केसेस में अभी आपको समझाऊंगा। परमुटेशन के अंदर केवल एक ही केस होता था, बट यहां पर एक से ज्यादा केसेस होंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉम्बिनेशन, कंबाइन। तो बहुत सारी सिचुएशन जब एक साथ आ जाती है तो वहां बच्चों हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो पहली चीज हमें पता लगता है कॉम्बिनेशन के बारे में वो ये है कि यहां पर बेटा मोर देन वन केस होगा। मोर देन वन केसेस, एक से ज्यादा केसेस होगा। सर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है बेटा कि मान लीजिए आपके पास 3 बॉक्सेस है, ठीक है, 3 बैग है या 3 बॉक्सेस है। इसमें 5 ब्लैक बॉल है, इसमें 5 ब्लू बॉल है और इसमें 5 रेड बॉल है। क्लियर है? अब हमें 9 बॉल निकालने हैं। फर्स्ट में से 3 बॉल, सेकंड में से 3 बॉल एंड थर्ड में से 3 बॉल। तो बच्चों यहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा। यहां पर आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है क्योंकि एक से ज्यादा केसेस हैं। फर्स्ट में से भी सिलेक्ट करना है, सेकंड में से भी सिलेक्ट करना है, थर्ड में से भी सिलेक्ट करना है। तो जब एक से ज्यादा केसेस होते हैं ना तो वहां पर कॉम्बिनेशन लगाते हैं। जहां केवल सिंगल केस होता है, जैसे मान लीजिए बैग है, 5 ब्लैक बॉल है और 5 ब्लैक बॉल में से 3 ब्लैक बॉल हमने निकाल लिया तो वो परमुटेशन है। बट यहां पर 3-3 बैग है और तीनों में से हम अलग अलग बॉल निकाल रहे हैं, तो यहां पर बच्चों कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो यही मैं आपको बताने वाला था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मेजर डिफरेंस यही है कि परमुटेशन में एक ही केस होता है, कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा केसेस एक साथ कंबाइन होते हैं, इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन रखा गया था। नाउ एक और डिफरेंस है, अगर आप समझना चाहो तो मैं एक और डिफरेंस आपको बता सकता हूं। कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जी हां, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा, जबकि परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। सर ये ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का ये मतलब है बेटा कि मान लीजिए ये x है, ये a है और इसे हम b मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x और y मानूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि x का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे। मान लीजिए a पर्सन और b पर्सन है, a ने b से हाथ मिलाया और b ने a से हाथ मिलाया, तो कॉम्बिनेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। a ने b से हाथ मिलाया या b ने a से हाथ मिलाया, इसे एक ही केस बोलेंगे कि एक ही हैंडशेक है। अल्टीमेटली a b से हैंडशेक करे या b a से हैंडशेक करे, हुआ तो एक ही हैंडशेक ना, एक ही बार तो हैंडशेक हुआ ना। बट परमुटेशन में ऐसा नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि a ने पहले b से मिलाया, b ने a से मिलाया, तो परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। बट कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है,
कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे ए ने बी से हैंडशेक किया हो या बी ने ए से हैंडशेक करा हो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज है, एक ही केस लेंगे, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तीसरी चीज, कॉम्बिनेशन को बेटा एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि परमुटेशन को एनपीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको तीनों में फर्क समझ में आ गया होगा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन में देखिए कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। हमारा ऑब्जेक्ट केवल 11th नहीं है और 12th भी नहीं है, 11th और 12th के बाद जो फर्दर क्लासेस की स्टडी होती है बेटा, सब में कंपटीशन एग्जाम है, आप जानते होंगे, समझदार हो आप सब। और उन कंपटीशन एग्जाम को फेस करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत वाइडली क्लियर होना चाहिए। केवल एक्सरसाइज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज कर लोगे 11th 12th हो जाएगा, बट अगर आप चाहते हो बड़े लेवल पे जाने के लिए, कुछ बड़े लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे टाइम दो, इन्वेस्ट करो टाइम को कॉन्सेप्ट पे, ताकि आप एक्सरसाइज खुद कर सको। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, इसमें एक से ज्यादा केसेस एक साथ होंगे, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता और इनको एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये मेजर 3 डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूं। परमुटेशन में एक ही केस होता है, वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, उसको एनपीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये है एनसीआर का फॉर्मूला या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि ये इस फॉर्मूले के अंदर मान लीजिए कि आपके पास 10C2 है और आप इसको सॉल्व करने वाले हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 10 फैक्टोरियल पहले आएगा, 2 फैक्टोरियल साथ में आएगा और 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 फैक्टोरियल। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप चाहो तो नोट मत करो, अभी कोई जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि n ऊपर आएगा, r आपका डिवाइड में आ जाएगा और n माइनस r दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी डिवाइड में आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी NC0 अगर यहां पर 0 हो, याद रखना बेटा, अगर यहां पर 0 हो तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, इसका आंसर 1 आएगा। क्यों, देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और n में से 0 माइनस करूंगा तो n फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल और 0 फैक्टोरियल ऑल्सो 1 होता है। तो कभी भी याद रखिएगा यहाँ पे 0 है तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, NCN अगर ये दोनों नंबर सेम है तो भी आप 1 लिख सकते हो, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो भी आप 1 लिख सकते हो। कैसे, देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और n माइनस n 0 फैक्टोरियल, फिर से अगेन कैंसिल, आंसर 1 आ गया। तो फॉर्मूले के साथ मैं चाहता हूं आप हाथों हाथ ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लो। फॉर्मूला तो है इंपॉर्टेंट, वो तो हमें देख ही लिया। अगर यहां 0 हो, NC 0 हो तो आंसर 1 लगा देना, अगर NCN दोनों सेम हो तो आंसर 1 लगा देना। क्या आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपने नोट कर लिया, अच्छे से क्लियर है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं आपके NCERT बुक में बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट गिवन है नोट के फॉर्म में। तो यही चीज अगर हम पॉइंट टू पॉइंट समझ लेंगे तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, तब डायरेक्ट 1 टिक कर देना, ये पूछे डायरेक्ट 1 टिक कर देना। जैसे मुझे याद है अभी एनडीए वगैरह में क्वेश्चन आया था, उन्होंने दे दिया 100C0, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1 टिक कर दोगे कि आंसर 1 आएगा क्योंकि यहां 0 है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत अच्छे से सीखो ताकि कंपटीशन लेवल पे बैठ सको। आगे बात करते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। नाउ रूल नंबर 3 पे आते हैं या कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन भी है। देखिए है तो दोनों एक ही चीज ना, परमुटेशन का भी इस्तेमाल होता है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि बहुत सारी चीजें उनमें से हमने कुछ सेलेक्ट कर लिया परमुटेशन, या बहुत सारी चीजें उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लिया तो कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि बहुत सारी चीजों में जब कुछ सिलेक्शन किया जाए तो वहां पे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, कॉम्बिनेशन हमेशा इक्वल होगा परमुटेशन के। जी हां, ध्यान सुनना, कॉम्बिनेशन हमेशा इक्वल होगा परमुटेशन के। कब, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल से कर दें। सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूं, ये थ्योरम ये कहता है, आपके बुक में दिया हुआ है कि परमुटेशन जो NPR है, NPR ये हमेशा NCR के इक्वल होगा। कब, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल से कर दें।
अगर कॉम्बिनेशन की मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल हम कर देते हैं तो हमेशा एनपीआर और एनसीआर दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये चीज हम फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया, आपके बुक में थ्योरम है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एनपीआर किसके इक्वल है। अभी एनडीए की बात करें तो एनडीए में क्वेश्चन आया था 2017 में आया था ये कि एनपीआर किसके इक्वल होता है। इसका आंसर ये था एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल, और बुक में आपके थ्योरम दिया हुआ है। ये आप आता फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, लिखना मत, मैं आप दिखा देता हूं। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो पढ़ा है हमने, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा तो देखिए ये चीज और ये चीज आपकी सेम बचेगी। तो ये चीज हम फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। तो एनपीआर इक्वल टू होता है एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। तो हमेशा याद रखना, आप अपने कुलीग से डिस्कस करना ये बात। मोस्टली बच्चे इन थ्योरमों को इग्नोर मार देते हैं, वो सोचते हैं कि बस फॉर्मूला आ गया इनफ है, बट ये ट्रुथ नहीं है। 11 तो क्लियर हो जाएगी, इन फॉर्मुलों की नीड नहीं है। अभी मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, इन फॉर्मुलों की नीड नहीं है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हमारा ऑब्जेक्ट केवल 11-12 नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अभी से समझिए, बाद में तैयारी नहीं कर पाओगे आप। तो आप अपने क्लूइक वगैरह से डिस्कस करना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा इक्वल होगा कब, अगर कॉम्बिनेशन की मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल से कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ रूल नंबर 4 पे आते हैं। ये सब आपके बुक में थ्योरम के रूप में दिया हुआ है। रूल नंबर 4 पे दिया हुआ है NCA इक्वल टू NCB। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा थ्योरम है, बहुत बहुत हाई लेवल का आप थ्योरम समझ रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन में NCA इक्वल टू NCB है, यानी n दोनों का सेम है, n अगर दोनों का सेम है ना, तो या तो इनका a और b इक्वल होगा, या तो इनका a जो है वो b के इक्वल होगा। अगर ये नहीं है तो एक और सिचुएशन होता है, n जो होता है वो a प्लस b के इक्वल होता है। सॉरी बेटा, ये जो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं, ये कम से कम मैं 25 बार कंपटीशन एग्जाम में, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में, कभी एयरफोर्स के, कभी एनडीए के, कभी नेवी के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, कभी आईबी के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, एसएससी वगैरह की बात करें, उन सब में देख चुका हूं। कभी ना कभी अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें पूछी जाती है, ये सब चीजें पूछी जाती है। एनसीए और एनसीबी इक्वल है, अगर ऐसा है ना तो या तो ए और बी इक्वल होगा, या फिर एन बराबर होगा ए प्लस बी के। तो ये आपका रूल नंबर 4 होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के रूप में। क्लियर हो गया बेटा? ये थ्योरम समझ में आ गई कि एनसीए एनसीबी के इक्वल अगर दे रखा है हमें, तो इट मींस या तो ए और बी इक्वल है, या एन जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है, ये माना जाता है। ठीक है, ये थ्योरम आप प्रूव भी कर सकते हो एग्जांपल लेकर। नाउ रूल नंबर 5 पे आते हैं बेटा, जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, जो आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 150 पे, पेज नंबर 150 पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एन सी आर एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर, एन माइनस आर, दुआ लिख दो बेटा, एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल होता है? तो एन सी एन माइनस आर इक्वल होता है एन सी आर के। ये भी आपके बुक में दिया हुआ है कि एन सी एन माइनस आर जो इक्वल होता है किसके? एन सी आर के। और ये भी आपको जानकर खुशी होगी कि ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। ये सब कंपटीशन लेवल पे लेके चल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे मैं 11th में, मुझे कंपटीशन से क्या मतलब? ठीक है, आज आपको मतलब नहीं है ना, बट 2 साल बाद जब आप बैठोगे, जब 12th हो चुकी होगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछोगे। जो समझदार स्टूडेंट होते हैं बेटा, वो अपनी तैयारी 11th से ही शुरू कर देते हैं, 12th के बाद नहीं सोचते। वो 12th के बाद उनका नंबर आ चुका होता है। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। पूरा अलग से तैयारी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, साइड बाय साइड आप इन चीजों को अभी से लिख के याद कर सकते हो, ताकि 11-12 तो चलता रहे, साइड बाय साइड कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी चलता रहे। तो एन सी एन माइनस आर इक्वल होता है एन सी आर के। क्लियर हो गया? रूल नंबर 6 पे आते हैं बेटा, या कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे। एक और थ्योरम आपके बुक में दिया हुआ है, जिसकी क्वेश्चन तो नहीं है आपके बुक में, बट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 है बुक में आपको दिया हुआ है। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 बोलते हैं इसको हम। ये जो होता है, इसमें लिखा हुआ है एन सी आर और प्लस एन सी आर माइनस 1, ये किसको इक्वल होता है? या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लेंगे, या पे आप थ्योरम याद कर लीजिए। थ्योरम है इसका कि एन सी आर और एन आर माइनस 1 इक्वल होता है एन सी आर प्लस 1 के। ये आपको थ्योरम याद रखना है बेटा। या फिर या तो ये लिख दो, या फिर एक और चीज लिख सकते हो कि n प्लस 1 सी आर इसके भी इक्वल होता है। दोनों का आंसर सेम ही आता है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा आपका। तो एन सी आर और एन सी आर माइनस 1 इक्वल होगा n प्लस 1 सी आर के। तो ये रूल नंबर 6 है बेटा। ये टोटल मिला के, ये वो 6 रूल मैं आपको बता रहा हूं बच्चों,
जो ना केवल हमारा एनसीईआरटी कवर कर देगा बल्कि जो कंपटीशन एग्जाम है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी, एमसीक्यू वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन भी सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आपको लिए कॉन्सेप्ट जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं आपके लिए एक्सरसाइज। तो चलिए इंटरेस्टिंग तरीके से अब एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करता हूं। आपको मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। चलिए बेटा, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है NC8 और NC2 अगर इक्वल है तो NC2 की वैल्यू क्या है। वैसे तो देखो इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट इसे एक्सपेंड करके भी कर सकते हो। फॉर्मूला लगा लो कि भाई n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको प्रॉपर्टी पता हो कॉम्बिनेशन का। तो अगर प्रॉपर्टी का ज्ञान हो आपको, जो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, तो इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा कि NC8 जो है वो इक्वल है NC2 के। नाउ मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाया था, आपको याद होगा कि अगर NCA इक्वल होता है NCB के, याद कीजिए कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा कि अगर NCA और NCB इक्वल होता है तो यहां पे दो सिचुएशन होती है, या तो A B के बराबर होता है जो कि इक्वल नहीं है, देखिए दोनों बराबर नहीं है, या फिर एक दूसरा भी बताया था कि जो n होता है वो a प्लस बी के इक्वल होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं कि n जो है वो a प्लस बी के इक्वल होगा। तो यहां से हमें n मिल गया बेटा, n का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी यानी 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, ये आपका n आ गया। क्लियर हो गया बेटा। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा, n की वैल्यू निकाल दी। नाउ अब आपको फाइंड क्या है, तो NC2 फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है बेटा NC2 और n आपने कितना फाइंड किया 10, यानी 10C2 फाइंड करना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से 10 फैक्टोरियल आपका ऊपर आएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 फैक्टोरियल। ना इसको सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, अपॉन में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल कीजिए तो 5 बचेगा, 9 5 45, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपको क्लियर हो गया बेटा। तो बड़े आसान तरीके से अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो निकाला जा सकता है। NCA और NCB अगर इक्वल होता है तो दो प्रॉपर्टी लगती है, या तो A B के बराबर होता है या N A प्लस B के बराबर होता है। अब A और B तो बराबर नहीं है, A और B तो इक्वल नहीं है, तो दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास ये कहता है कि n जो है वो a प्लस बी के इक्वल होगा। तो n a प्लस बी के इक्वल होगा यानी n 10 होगा। अगर NC2 फाइंड करना है, n की जगह 10 रख दूंगा, जो आपने फाइंड कर लिया, तो 10C2 फाइंड करना है, तो इजी तरीके से आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आपको n फाइंड करना है जब 2NC3 NC3 और 12:1 ये आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने की ओर चलते हैं बेटा। इसमें आपको गिवन है कि 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल है 12:1 का। इसका ये मतलब है कि आपको सबसे पहले लिखना है 2n फैक्टोरियल। अब कई बच्चे यहां गलती करते हैं, जैसे 2n लिखा हुआ है तो वो लिख देते हैं 2n फैक्टोरियल। बच्चों इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां मतलब है कि n फैक्टोरियल उसका 2 टाइम्स, और यहां मतलब है 2n का वोल फैक्टोरियल। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, इस फॉर्म में मत लिखना, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करना। 2n है तो 2n का फैक्टोरियल, पूरे का वोल फैक्टोरियल आता है, अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर हो गया बेटा, कोई परेशानी नहीं है। साथ में n तो n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। और हम फैक्टोरियल को सॉल्व करना पहले से ही जानते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए। तो मैं 2n को ले जाऊंगा 2n-3 तक, मैं 2n को एक्सपेंड करूंगा 2n-3 तक। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 2n लिखूंगा। अगला क्या लिखूंगा, नेक्स्ट क्या लिखूंगा, 2n-1 लिखूंगा। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, तो 2n-2 लिखूंगा। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, तो 2n-3। क्यों लिखूंगा मैं, लिखने की जरूरत क्या है, एक बताइए। अगर मैं 2n-3 लिखूंगा और 2n-3 नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत लिखो। अपॉन में आ जाओ 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1। हमने ये क्यों नहीं लिखा पता लगा बेटा,
अगला स्टेप ये आता है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, अपॉन में भी है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हम कुछ चीजें दिमाग से करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, स्मार्ट वर्क से चलो, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। नाउ जरा इस वाले पे ध्यान दो, n सबसे पहले n के बाद क्या आएगा n माइनस 1, फिर क्या आएगा तो n माइनस 2 आएगा, और नेक्स्ट आएगा n माइनस 3 जो कि n माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, वैसा आप इसको भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू 12:1। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। नाउ हम जानते हैं इस रेशियो का मतलब डिवाइड है, तो 2n माइनस 1, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लो तो n माइनस 1 अपॉन में आप इसे एक्सपेंड कर चुके हो तो कोई बात नहीं, वैसे एक्सपेंड करने की नीड नहीं है, 6 अपॉन में, इन सब के अपॉन में ये पूरा आ जाएगा। कौन कौन आएगा, एक तो n आएगा, एक n माइनस 1 आएगा, एक n माइनस 2 भी आएगा, और अपॉन में 6 इक्वल टू में 12 अपॉन में 1 क्योंकि 12:1 है। नाउ 6 से आपका 6 कैंसिल, इसके अलावा n से आपका n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल, सॉरी n माइनस 1 कैंसिल होगा बेटा, n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास जो बचा वो मैं लिख लेता हूं, एक तो आपका 2 बच गया, ये 2 बचा और ये 2 बचा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करो 4 बच गया, और साथ में आपके पास गया 2n माइनस 1, अपॉन में क्या बचा, तो अपॉन में केवल एक चीज बचा आपका n माइनस 2 इक्वल टू 12 अपॉन में 1। अब आप क्लियरली जानते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आसान तरीके से आ सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 की मल्टीप्लाई n से करो तो 12n माइनस 12 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 24, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 8n माइनस का 4 तो 12n, ये प्लस का जो 8n है ये माइनस का 8n हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4, और माइनस का 24 आपका प्लस का 24 हो जाएगा। 12n में से 8n को माइनस करो 4n, 24 में से 4 माइनस करो 24, आपका डिवाइड में आ जाएगा तो n की वैल्यू आपके पास 5, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, दोबारा समझ लो अगर दोबारा एक बार समझना है। नाउ देखिए 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज। 2n को एक्सपेंड करना है 2n माइनस 3 तक, तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल, ये 6 आ जाएगा, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल, ये 6 आ जाएगा, ये एज इट इज। नाउ रेशियो का मतलब ये चीज ऊपर आएगा और ये टोटल जो चीज है वो डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या क्या बच गया आपके पास, 2 2 4 बच गया और 2n माइनस 1 बच गया, अपॉन में n माइनस 2 12 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस 12 की जगह यहां पर 11 आ गया। ध्यान से देखिए 12 की जगह 11 आ गया, बाकी सब कुछ वही है। तो आप वीडियो को बंद करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैं भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकता हूं या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी बच्चों को मैं करा देता हूं। आपके पास है बिल्कुल एज इट इज वही है, स्टेप भी आपका सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2nc3 और रेशियो nc3, यही है ना, और इक्वल टू में आपको दिया हुआ है बेटा 11:1, बिल्कुल एज 12 की जगह 11 दे दिया, बाकी सब कुछ वही है। तो 2n का होल फैक्टोरियल अपॉन में आपका 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा बेटा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, रेशियो n फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 11:1। ना इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, सबसे पहले 2n, अगला आएगा 2n माइनस 1, नेक्स्ट आएगा बेटा 2n माइनस 2, नेक्स्ट आएगा 2n माइनस 3, तो 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और इन सबके डिवाइड में, रेशियो का मतलब डिवाइड, n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो तो सबसे पहले n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, नेक्स्ट आएगा n माइनस 3, n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल, अपॉन में बचेगा 3 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझा पाया हूँ, मेरी बात समझ में आ गई बेटा। नाउ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूं, 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर दूंगा। तो चलिए क्या क्या बचा, n से n भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक तो 2 बचा और यहां से 2 बचा है ना, n माइनस 1, अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे, बाहर निकाल लोगे तो n माइनस 1 से n माइनस कैंसिल, अभी तो कैंसिल नहीं कर सकते लेकिन 2 बाहर निकालने के बाद कैंसिल हो सकता है, तो 2 बाहर निकालो तो 4, साथ में 2n माइनस 1 क्योंकि ये कैंसिल हो गया।
अपॉन में क्या बचा, अपॉन में n-1 बचा, इक्वल टू आपके पास बचा, इक्वल टू, अच्छा n-1 तो कैंसिल हो गया, n-1 तो कैंसिल हो चुका, n-2 बचा बेटा, n-2 बचा, इक्वल टू में 11/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर से वही 11 के n से 11n माइनस 22, बिल्कुल सेम चीज है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8n माइनस का 4, n एक तरफ ले आओ तो 11n माइनस का 8n इक्वल टू -4 माइनस का 22 प्लस का 22, 11 में से 8 माइनस कर दो तो ये आपका कितना बचेगा, 3n बचेगा, और ये आपका बचेगा बेटा 18, 3 डिवाइड कर दोगे तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के दोनों पार्ट लगभग एक जैसे ही थे, बस 12 की जगह 11 रख दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। पढ़िए बेटा क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, देखिए सर्कल पर दो पॉइंट को मिलाकर जो लाइन खींचते हैं उसे कॉर्ड बोलते हैं, इसे आपने पढ़ा होगा कॉर्ड बोलते हैं, सर्कल के 2 पॉइंट को मिला दें तो कॉर्ड बन जाता है। तो आप कितने कॉर्ड बना सकते हो, अगर आपके पास टोटल 21 पॉइंट हो एक सर्कल में, तो एक सर्कल में टोटल पॉइंट आपके पास 21 है और कॉर्ड बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। समझिए चीजों को, टोटल पॉइंट आपके पास 21 है तो डेट इज द n, और कॉर्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट कितने चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए, तो डेट इज द r। तो n पता है, r पता है, शुरू हो जाओ कहानी, स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट यानी n जो है वो आपको 21 गिवन है। रिक्वायर्ड पॉइंट्स फॉर कॉर्ड, कॉर्ड बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, r 2, क्योंकि 2 पॉइंट से कॉर्ड बन सकता है। देखो एक सर्कल है, ये पॉइंट फर्स्ट है, ये पॉइंट सेकंड है, इन दोनों को मिला देंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगा। तो एक कॉर्ड को बनाने के लिए केवल हमें 2 पॉइंट की नीड होती है, टोटल 21 पॉइंट है और कॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की नीड पड़ती है। तो बाय परमुटेशन, बाय कॉम्बिनेशन, सॉरी बाय कॉम्बिनेशन 21 में से हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, 21 में से 2 पॉइंट चाहिए तो 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 21 में से 2 माइनस करोगे तो 19 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं बेटा, 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, आप चाहो तो मत भी लिखो क्योंकि 95 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, नाउ 19 फैक्टोरियल 90 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 10, और 21 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 कॉर्ड बनाए जा सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड कॉर्ड होगा वो 210 होगा, जो 210 यानी 210 कॉर्ड बनाए जा सकते हैं 21 पॉइंट से। इससे हमें ये पता लगता है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज, 3 बॉयज है बेटा और 3 गर्ल्स को आपको सेलेक्ट करना है, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कहने का मतलब यह है बेटा कि आपके पास 5 बॉयज हैं, इन 5 बॉयज में से आपको केवल 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है किसी टीम के लिए, और 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है, इन 4 गर्ल्स में से भी आपको 3 गर्ल्स को ही सिलेक्ट करना है एक टीम को बनाने के लिए। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यह कहता है कि आपके पास, मैं एक टेबल के फॉर्म में पहले आपको समझाता हूं बेटा, कि आपके पास 5 बॉयज हैं टोटल और इनमें से आपको 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, और 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि 2 केस है, यहां 2 बार सिलेक्शन आप कर रहे हो, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का, तो इसलिए यहां पर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि कई बच्चों को में कंफ्यूजन होती है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे देखो डबल केस है, एक बॉयज के लिए और एक गर्ल्स के लिए क्योंकि यहां पे 2 बार सिलेक्शन हुआ है तो यहां पे आप कॉम्बिनेशन का केस लगाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए यूज किया है मैंने। आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे ये बताता हूं, आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे ये लिखोगे बेटा, 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखोगे बच्चों, हमेशा याद रखना, 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड बाय 5C 3 ways, 5C 3 ways। इसका मतलब है 5 में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है। नाउ गर्ल्स के लिए क्या लिखोगे, 3 गर्ल्स
3 girls out of 4 girls. 3 girls out of 4 girls can be selected by 4C3 ways. यानी हमें 4 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो अब आप निकालोगे बेटा रिक्वायर्ड वेज। तो रिक्वायर्ड वेज में हमें करना क्या होता है कि इन दोनों की आपको केवल मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 5C3 जो बॉयज के लिए था और 4C3 जो गर्ल्स के लिए था, इनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ 5 फैक्टोरियल, 3 के लिए 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 माइनस करोगे 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 4 में से 3 माइनस करोगे 1 फैक्टोरियल। 5 को एक्सपेंड करते हैं बेटा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे आपके पास 2 आएगा। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो लिख के कोई फायदा नहीं है। नाउ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, आप 4 को 2 से कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10 और 10 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 40। तो यहाँ पे टोटल 40 तरीके हैं, 40 मेथड है जिसके हिसाब से हम 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो होगा बेटा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा और बड़ा सिंपल है। देखिए आप इस चीज को समझिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है 5 बॉयज में से, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही हमें 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है 4 गर्ल्स में से, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। दोनों की सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना आता ही है, तो कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, एक बार में रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बिना किसी टेंशन के। क्या आपको समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन समझाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से है, सेम क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल। अब आपको 9 बॉल सिलेक्ट करना है, टोटल मिलाकर 9 बॉल आपके पास चाहिए। किस में से सिलेक्ट करना है तो पढ़िए, 6 रेड बॉल में से, 5 व्हाइट बॉल में से एंड 5 ब्लू बॉल में से। आपको टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करना है, 6 रेड में से, 5 व्हाइट में से और 5 ब्लू में से। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल, अगर सब में से आपको 3 ही कलर चुनने हैं, यानी व्हाइट भी 3 होने चाहिए, रेड भी 3 होने चाहिए, ब्लू भी 3 होने चाहिए, टोटल मिला के 9 बॉल आपके पास हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं बेटा, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास 6 रेड बॉल है, इसमें से आपको 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने हैं। सेकेंड 5 व्हाइट बॉल है बेटा, 5 व्हाइट बॉल है, इसमें से आपको 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना है और 5 ब्लू बॉल है, इसमें से आपको 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ मैंने स्टेटमेंट लिखने के लिए बना लिया है, जिसे हम रफ फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। या पेपर में नहीं लिखोगे, ये पेपर में नहीं लिखोगे बेटा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है। एक मिनट बच्चों जरा पानी पी लूं मैं। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था बेटा कि ये जो मैंने बनाया ना सिर्फ रफ फॉर्मेट के लिए बनाया, ताकि आपको समझा सकूं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये चीज आप कहीं भी क्वेश्चन पेपर पे या आंसर शीट पे छोटी सी जगह पे बना सकते हो समझने के लिए। 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है, 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना है और 5 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? तो 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल्स out of 6 red balls can be selected by 6C3 ways। इस प्रकार से लिखेंगे। अगला भी आप ऐसे लिख सकते हो, 3 white ball, 3 white balls out of 5 white balls can be selected by 5C3 ways। अगला आप लिख सकते हो कि ब्लू बॉल आपको सेलेक्ट करना है, तो 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड बाय 5C3 ways। तीनों लिख दिया बेटा। अब आप लिखोगे रिक्वायर्ड वेज। तो रिक्वायर्ड वेज में क्या करना होता है कि सबकी आपस में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द्वारा, जो थ्योरम आपने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा था कि सबकी मल्टीप्लाई, सभी केसेस जो सिलेक्शन के केसेस है ना, इन सभी केसेस के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने भी केसेस बनते हैं सिलेक्शन के, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला आपका था, सेकेंड आपका था और थर्ड आपका था।
तीनों की मल्टीप्लाई कर ले, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो पहला आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करें बेटा, 6 को एक्सपेंड करो 3 तक, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, अब 3 लिखोगे तो 3 से 3 कैंसिल, छोड़ दो लिखना, एक 3 अब भी बच गया, तो इसको एक्सपेंड करोगे 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, अब अगला आएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, छोड़ दो, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आएगा। किधर हो गया बेटा, 5 फैक्टोरियल एक्सपेंड करोगे 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू में 3, तो 3 से 3 कैंसिल और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, तो पहले का आंसर 20 आ गया, मल्टीप्लाई ये आपका 2, तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई ये 2 और 5 2 जा 10, तो टोटल जो आएगा वो आपका 2000 आ जाएगा। तो 2000 तरीके हैं जिस प्रकार से हम 9 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 रेड बॉल होगा, 3 व्हाइट बॉल होगा और 3 आपके ब्लू बॉल्स होंगे। तो अगर इस प्रकार से हम सिलेक्शन करें जिसमें 6 रेड बॉल हैं, 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल में से अगर 3 ब्लू बॉल को हम सिलेक्ट करें, तो ऐसा करने के वहां पे टोटल 2000 तरीके हैं, 2000 मेथड हैं, 2000 वेज हैं ऐसा सिलेक्ट करने के। इसका ये मतलब है। ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, बिल्कुल सेम उसी पेज पर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। कार्ड आपने देखा 52 कार्ड्स होते हैं वैसे टोटल, उनमें से आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड में से 52 कार्ड में से 5 कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। इफ देयर एग्जैक्टली 1 एस, जिसमें से एक जो है वो एस होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। एस मतलब इक्का, एग्जैक्टली 1 एस, उनमें से एग्जैक्टली एक जो है वो इक्का होना चाहिए, एस होना चाहिए, इक्का होना चाहिए इन ईच कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं इस पूरे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आपके पास 52 कार्ड्स है। ठीक है, इन 52 कार्ड में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। पहले मैं आपको रफली फॉर्मेट समझा देता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं आपको रफली डायग्राम आपको रफली वे में समझा देता हूं कि क्वेश्चन में आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन में ये है बेटा कि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स है। अब इस 52 कार्ड्स के अंदर अगर हम एस की बात करें तो 4 तो एस होते हैं, 4 एस को अलग कर दें तो 48 कार्ड बचेंगे। ठीक है बेटा, 52 कार्ड में से अगर हम ध्यान दें तो 4 एस होता है, 4 इक्का होता है, 4 इक्के को साइड कर दे तो 48 कार्ड, 48 कार्ड आपके बच गए। अब भी अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो 5 कार्ड आपने सिलेक्ट किया है उनमें एक जो है वो इक्का होना चाहिए। तो 4 एस में से एक एस होगा और 48 कार्ड में से 4 कार्ड होगा, तभी तो टोटल 5 कार्ड आपने कंबाइन करके चुना है। दोबारा आपको बताऊं बेटा, आपके पास 52 कार्ड्स है। ठीक है, यहां तक तो बहुत बढ़िया था। उसमें से आपने 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है। अगर केवल इतना ही बोलता, चलिए मैं एक चीज और आपको बताता हूं इस क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन में केवल इतना बोलता ना बेटा कि आपके पास 52 कार्ड्स है और आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल क्या करना कि 52 कार्ड्स है, उनमें से 5 कार्ड हमें चुनना है, खत्म हो गया। बट क्वेश्चन में कंडीशन आ गई। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि उन 5 कार्ड में एक जो है वो एस होना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एस कितने होते हैं, तो 4 एस होते हैं, 4 इक्का होता है। अगर 4 एस को अलग कर दे तो आपके पास 48 कार्ड बचेंगे। अब इन 4 कार्ड में से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, 48 में से 4 कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला 1 कार्ड और ये वाला आपका 4 कार्ड, इस प्रकार से सिलेक्शन होगा। ये चीज आप रफ में बना सकते हो या समझने के लिए कहीं पे लिख सकते हो ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ऐसा क्वेश्चन मिसलिनियस में भी आएगा वापस, तो अब तब आपके और ज्यादा काम आएगा स्टेप का टेबल। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो लिखिए 1 एस आउट ऑफ 4 एस कैन बी selected 4C 1 ways। क्लियर हो गया। अब 48 कार्ड्स के लिए क्या लिखोगे, तो 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड 48C 4 ways। क्लियर हो गया बेटा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड वेज।
हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड बेस, तो दोनों बेस की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में से 1 और 48 में से 4। आई होप आपको एक टेबल समझ में आ गया, क्योंकि जिनको टेबल समझ में आ गया उनको दिक्कत नहीं होगी। टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 में से 4 एस है और बाकी 48 कार्ड अलग हो गए। इसमें से एक कार्ड आपको लेना है, इसमें से आपको 4 कार्ड लेना है। तो यही मैंने लिखा है 1 आउट ऑफ 4 और 4 आउट ऑफ 52, तो यही चीज मैंने लिखा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहला आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 माइनस करोगे आपका 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 48 में से 4 माइनस करोगे तो 44 फैक्टोरियल। 4 को एक्सपेंड करेंगे बेटा, 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। 4 के बाद 3 आएगा ना, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 1 फैक्टोरियल 1 होता है अपॉन में 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल। तो आपस में देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ आपका 4 बचा, मल्टीप्लाई 44 से 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 से आप चाहो तो डैक कैंसिल कर दो 48 को, है ना, डैक कैंसिल हो सकता है तो आप डैक कैंसिल कर सकते हो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 होता है, 24 2 ज़ा 48। तो क्या क्या बचा आपके पास, एक तो 2 बच गया, एक 47 बच गया, एक 46 बच गया, एक 45 बच गया। तो इसकी मैंने मल्टीप्लाई किया था बेटा, आप भी मल्टीप्लाई कीजिए वीडियो को बंद करके। मैंने इसका मल्टीप्लाई किया था तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आया था, ये आया था बेटा 778320, 778320। एक बार चेक कर लेना बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था ताकि आपका टाइम बचा सकूं, तो आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। तो ये 11th क्लास में हो, इतना तो कर ही सकते हो कम से कम। चलिए दोबारा एक बार देखिए, आपके पास टोटल 52 कार्ड था, 52 में से आपको 4 कार्ड जो इक्के वाले हैं अलग करने हैं, बाकी 48 कार्ड अलग करने हैं। इन 4 में से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, 48 में से 4 कार्ड सिलेक्ट करना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 आउट ऑफ 4 या 4 आउट ऑफ 45, 48 दोनों का 4 में से 1 और 48 में से 4, इसका फैक्टोरियल अलग, इसका फैक्टोरियल अलग, दोनों की सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। हमें क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर्स के, 11 प्लेयर्स के हमें क्रिकेट टीम बनाना है 17 प्लेयर में से, 17 प्लेयर में से। अच्छा अगर यही अगर खत्म हो जाता ना क्वेश्चन, अगर बाई चांस मान लीजिए कि क्वेश्चन यही खत्म है, खत्म कि आपको 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, तो कुछ नहीं करते, पता है क्या हम लिखते हैं, हम बड़ा सिंपल तरीके से चलते हैं कि भाई 17 में से हम 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लेते आंसर आता, बट ऐसा होता नहीं है। कॉम्बिनेशन देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। जो 17 प्लेयर है आपके पास जिनमें से आपको सिलेक्शन करना है, उनमें 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। ईच क्रिकेट टीम, और आपको 11 तो चुनना ही है, 11 तो आपको चुनने पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर तो चाहिए, तो 11 खिलाड़ी आपको चुनने ही चुनने हैं, जिसमें एग्जैक्टली 4 जो है वो आपको बॉलर्स लेने हैं। अब वो जो 11 प्लेयर्स आप चुनोगे उसमें से 4 आपको बॉलर रखने हैं। वैसे भी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, अगर आप सबने ऑब्जर्व किया होगा तो मोस्टली 4 या 5 बॉलर हम लोग खिलाते हैं किसी भी मैच के अंदर। तो यही आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। पढ़िए, पहले क्वेश्चन को समझाता हूं मैं बहुत अच्छे से, पहले मैं आपको रफली समझाता हूं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं। आपके पास टोटल मिला के 17 प्लेयर्स है। देखिए अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया ना जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले समझिए फॉर्मेट क्या कहना चाह रहे हैं। 17 प्लेयर है, 17 में से 5 तो बॉलर हैं, 5 तो बॉलर हैं, क्लियर हो गया, 5 बॉलर हैं। अब 17 में से अगर 5 बॉलर हैं तो 12 जो होंगे वो बैट्समैन होंगे। क्लियर हो गया बेटा, 17 प्लेयर है, 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं, तो बैटिंग कितने कर सकते हैं, तो 12। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि भाई आपको कम से कम 4, एग्जैक्टली 4, कम से कम 4 बॉलर तो आपके पास होने ही चाहिए। तो 5 बॉलर में से आप 4 बॉलर को सिलेक्ट करोगे। अब 5 में से आपने 4 बॉलर को सिलेक्ट करें, यानी 4 खिलाड़ी तो आपके पक्के हो गए। अब आपको 11 प्लेयर खिलाने हैं तो 4 तो बॉलर हो गए, तो
ये कितना आएंगे, तो 7 आपको बैटिंग वाले चुनने पड़ेंगे, तभी तो 11 बैठेगा टोटल। 11 फेड का तो आपको खिलाना है ना, टोटल आपके पास 17। ये अगर आपने ग्राफ समझ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। टोटल 17 प्लेयर है, उन 17 में से 5 जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं और 12 जो है वो बैटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि आपको जो टीम बनानी है उसमें 4 बॉलर होना चाहिए, तो 5 में से 4 बॉलर आप सेलेक्ट कर लोगे। अब 4 प्लेयर तो आपको मिल गए और 11 प्लेयर के लिए हमें 7 और चाहिए, 7 मेंबर और चाहिए, तो 7 बैटिंग में से हम चुन लेंगे। तो 4 आप बॉलर खिलाओगे और 7 आपके बैटिंग के लिए होंगे। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया रफली। अब इसे लिखोगे कैसे, तो लिखने का आपको तरीका आता है। 4 बॉलर ही सिलेक्ट करोगे ना, 4 ही बॉलर सिलेक्ट करना है ना बेटा, तो 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड, 5 में से 4। क्लियर। अब आते हैं बैटिंग के लिए, तो बैट्समैन आपके पास लिखे हुए हैं, तो 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 बैट्समैन कैन बी सिलेक्टेड, 12 में से 7। ना रिक्वायर्ड वेज के लिए क्या करोगे, सिंपल दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। आपको रिक्वायर्ड वेज निकालना है तो क्या करोगे बेटा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 में से 4 और 12 में से 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, और 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4, तो 4 से 4 आपका कैंसिल, छोड़ दो। 12 मल्टीप्लाई आपका 11 मल्टीप्लाई 10, फिर मल्टीप्लाई आपका 9, फिर मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इनको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 5 2 जा 10, 10 कैंसिल, 4 3 जा 12, तो 12 कैंसिल। तो एक तो 5 बचा, एक आपके पास 11 बचा, एक आपके पास 9 बच गया, और एक आपके पास 8 बच गया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो 11 की 9 से करो, ये आ गया 99, और 5 8 जा 40 हो गया, तो 36, 6 बचा, 36 और 3 39, ये आना चाहिए बेटा 3960, 3960, ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन आप कर ही लोगे। दुआ समझाओ तो बेटा एक बार, दुआ समझिए। आपके पास टोटल 17 प्लेयर है, 17 में से 7 आपके पास बॉलर है, 12 आपके पास बैट्समैन है। 5 बॉलर में से 4 बॉलर आपको खिलाने हैं, 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन आपको खिलाना है। तो 5 में से 4 सेलेक्ट करना है। इसको देखो ध्यान से, 5 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो यही तो लिखा है मैंने, 5 में से 4 आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 5 में से 4 सेलेक्ट करना है, और अगला 12 में से 7 सेलेक्ट करना है, तो 12 में से 7 सेलेक्ट करना है। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट पार्ट आपका ये आ गया, सेकंड पार्ट आपका ये आ गया। सॉल्व करोगे आपका रिक्वायर्ड आंसर एक बार में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन पे ध्यान दो, मेन क्वेश्चन के तरीके पे, जिस प्रकार से समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्योंकि ऐसे 2000 क्वेश्चन करोगे तो भी गारंटी नहीं है कि आप पेपर में कर पाओ। पेपर में कब कर पाओगे, जब आप फॉर्मेट को समझोगे। अलग अलग केसेस दिए हुए, केसेस अलग अलग बना लो और उसमें से सिलेक्शन आप लिखते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा आपको जाना पहचाना क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आप अभी भी थोड़ी देर पहले कर चुके हो। एक बैग में 5 ब्लैक है और 6 रेड बॉल है। एक बैग के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है बेटा, 2 बैग है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 बैग है। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग है बेटा, एक ही बैग में, इसी बैग में 5 जो है, 5 जो है वो ब्लैक है, 5 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल इस बैग के अंदर है। और डिटरमाइन आपको करना है द नंबर ऑफ वेज इन विच, 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है, 3 रेड बॉल। बताओ कितना सिंपल है। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था इस टाइप का, 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल, तो 2 तो ब्लैक और 3 रेड बॉल। ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट। अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पहले ऐसे क्वेश्चन किया था हमने,
बड़ा सिंपल तरीका है, 2 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 रेड बॉल। खुद भी कर सकते हो वीडियो को बंद करके, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। 2 ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लैक balls can be selected। हमें 5 में से केवल 2 बॉल चाहिए, ये तो क्या ब्लैक के लिए, और रेड के लिए क्या था, तो 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, 6 में से 3 वेज, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिक्वायर्ड वेज आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड वेज आ जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड वेज, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 5 में से 2 बॉल चाहिए, 6 में से आपका 3 बॉल चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 माइनस करो तो 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 माइनस करोगे आपका 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लें बेटा, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 आता है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल और 3 इंटू 2, 2 को 4 से 2 आएगा, 3 2 जा 6, 6 कैंसिल, जो जो बच गया बता दीजिए क्या क्या बच गया, एक आपका 5 बच गया, एक आपका 2 बच गया, 5 और 2 बचा, यहाँ आपका 5 बचा और 4 बच गया। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 4 जा 20 20 और ये 200 आ गया बेटा, टोटल मल्टीप्लाई करने पर 200 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, दोबारा बताऊं एक बार, बड़ा सिंपल, बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, एक 11th स्टैंडर्ड पे बच्चा क्वेश्चन कितना सिंपल कर रहा है, अब इस चीज को समझिए। इवन 10th क्लास का जो 7 चैप्टर डिस्टेंस, वो इससे ज्यादा हार्ड है, इतना इजी क्वेश्चन आप कर रहे हो। करना क्या है इसमें भाई, 5 ब्लैक है, उसमें से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है और 6 रेड में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। बताओ 5 में से 2 और 6 में से 3, यही मैंने लिखा है, देख लो आप कि भाई 5 में से 2 और 6 में से 3, इन्हीं की मल्टीप्लाई करना है। ये हमने फॉर्मूले में अच्छे से सॉल्व करना सीखा ही है। 5 में से 2 और 6 में से 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर हो गया बेटा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज, अब हमें स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं एक प्रोग्राम के लिए, 5 कोर्स इफ 9 कोर्सेस are available, in how many ways can a student choose a program। एक स्टूडेंट किस प्रकार से अपने कोर्सेस को सिलेक्ट कर सकता है, उसे 5 कोर्स सिलेक्ट करना है, किसी स्टूडेंट को 5 कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, आपको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आपका एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि भैया कोई भी 5 सब्जेक्ट ले लो अपनी मर्जी से, ठीक है। हमारे पास 9 सब्जेक्ट टोटल अवेलेबल है। अगर बच्चों केवल यहीं तक रुक जाता, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन यही खत्म था कि 9 कोर्सेस हैं, उनमें से 5 आपको सिलेक्ट करना है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं कि 9 में से 5 खत्म हो गया, सॉल्व कर लेते, बल्ले बल्ले खत्म आंसर, टेंशन ही नहीं थी। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कंडीशन है कि 9 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट तो चुनने हैं, लेकिन किस प्रकार सुनने हैं ये पढ़िए। उनमें से 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंपलसरी है, जो आपको लेने ही पड़ेंगे। 2 स्पेसिफिक कोर्स ऐसे हैं जो कंपलसरी है, जो आपको लेने ही पड़ेंगे फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 कंपलसरी कर दिए, 9 में से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए, वो आपको लेने ही पड़ेंगे, और टोटल 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं बेटा। पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूं। टोटल आपके पास 9 कोर्सेस है। बच्चे से कहा गया 5 कोर्स चुन लो, लेकिन जो 2 हैं वो कंपलसरी है, जो 2 हैं वो कंपलसरी है, और बचे 7 वो ऑप्शनल है कि आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। 9 कोर्सेस में से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, तो बचे कितने, 7 जो है वो ऑप्शनल है, उनमें से कोई भी मर्जी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे मेरे बच्चों, अगर 2 कंपलसरी है तो ये तो लेने ही पड़ेंगे। कंपलसरी का मतलब ही क्यों हुआ, कंपलसरी का मतलब यही तो है ना कि वो तो आपको सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट में तो दोनों ही लेने पड़ेंगे, 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, अब कंपलसरी है, वर्ड ही है कंपलसरी, तो वो 2 सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे। बचे 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट।
इनमें से मुझे 3 ही तो सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं सब्जेक्ट। मुझे सब्जेक्ट कितने लेने? 5। सब्जेक्ट कितने? 5 चाहिए, जिसमें से 2 सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं जो कंपलसरी था। तो बचे कितने सब्जेक्ट? 3, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं ना, तो 3 सब्जेक्ट यहां से लूंगा। तो 3 सब्जेक्ट जो है बेटा वो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। तो ये है इसका रफली फॉर्मेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 9 कोर्सेज है, 9 कोर्सेज में से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है और 7 ऑप्शनल है। इन 2 कंपलसरी में से 2 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि कंपलसरी है, और 7 ऑप्शन में से 3 लूंगा। टोटल मिला के आपके पास 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो तरीका मैं आपको बताता हूं। 2 कंपलसरी सब्जेक्ट लिखो ना, लिखा हुआ यहां कंपलसरी सब्जेक्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था बेटा 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी। देखो लिखा हुआ 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है वो कंपलसरी है। तो 2 कंपलसरी आउट ऑफ 2 कैन बी सिलेक्टेड। 2 में से दोनों ही चुनने पड़ेंगे क्योंकि कंपलसरी है, दोनों में से चुनने पड़ेंगे। 3 ऑप्शनल आउट ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड। 7 में से 3 वेज। आई होप सबको समझा पाया होगा बेटा जो एक्स का एक्चुअल तरीका है। नाउ हमें निकालना है रिक्वायर्ड वेज, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 में से 2 क्योंकि ये कंपलसरी है, और 7 में से 3, टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। याद कीजिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार मैंने आपको समझाया था कि NCN जो होता है वो 1 होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था NCN 1 होता है, सॉल्व करने की नीड नहीं है। NCN 1 होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको थ्योरम समझाई थी। तो 2C2 है तो 1 आएगा, मत सॉल्व करना इसको। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल। 1 मल्टीप्लाई, कोई फायदा लिखकर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 7 5 जा 35। तो हेयर इज द 35 रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से आपने ये एक्सरसाइज जो था वो कंप्लीट कर लिया बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझ लो। टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल थे, 9 कोर्सेज में 2 जो है कंपलसरी है। अब सीधी सी बात है, जो कंपलसरी है वो तो हमें लेने ही पड़ेंगे, तो 2 में से 2 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बच्चे 7 सब्जेक्ट, इन 7 सब्जेक्ट में से मुझे 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। तो यही मैंने लिखा है, 2 में से 2 और 7 में से 3, इनको सॉल्व कर दिया तो ये आपका 35 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बड़ा आसान था, आपने देख लिया होगा, बहुत परमुटेशन से ज्यादा इजी पड़ता है ये, तो बहुत आसान एक्सरसाइज आपने अभी भी करा है बेटा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसके बेस पर आप एग्जाम्पल भी कर सकते हो। एग्जाम्पल जरूर ट्राई कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। किसी एग्जाम्पल में डाउटफुल हो, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछना, कोशिश करूंगा आपको उस एग्जाम्पल की अलग से वीडियो बनाने की। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूं। कोई चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। नमस्ते एंड बाय बाय।